हाँ ठीक है, प्योर मेटल भी है और इम्प्योरिटीज भी है। इस तरीके से ये हीटर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये हीटर मेल्ट करता जा रहा है। अब देखो इम्प्योरिटीज मेल्ट हुई, यहाँ पे प्योर मेटल दोनों थे दोनों मेटल मेल्ट हुए। अच्छा, प्योर मेटल मेल्ट हो गए वापस, अब इम्प्योरिटीज सॉलिड फॉर्म में रह गई। तो सॉलिड क्या होता है, नीचे की तरफ आएगा भाई। इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों से ध्यान से समझना। इम्प्योरिटीज जो है वो सॉलिड फॉर्म में इजीली मेल्ट नहीं होती है, और प्योर मेटल क्या होता है, मेल्ट होता जाता है। तो मैंने क्या किया, दोनों चीजें एक साथ, हीटर मूव कर रहा है, मूवेबल हीटर है, हीटर मूव कर रहा है, तो क्या हुआ, प्योर मेटल मेल्ट हो गया और इम्प्योरिटीज मेल्ट हुई। तो सॉलिड फॉर्म में जैसे जैसे हीटर मूव करता जा रहा है, इम्प्योरिटी पहले यहाँ पे थी, फिर थोड़ी देर में मूव वापस इसने थोड़ा आगे मूव किया, यहाँ पे आ गई, और ये ऊपर वाली रोड ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ये प्योर मेटल की थी, ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया, तो ये वापस इम्प्योरिटी नीचे की तरफ लास्ट में सेटल डाउन आती है। दोबारा देखो, इम्प्योरिटीज और प्योर मेटल दोनों है, ठीक है, मेल्ट किया, इम्प्योरिटीज मेल्ट नहीं होगी, इम्प्योरिटीज मेल्ट नहीं होगी तो प्योर मेटल मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, प्योर मेटल चल रहा है, ये प्योर मेटल हो गया। इम्प्योरिटीज हैवी होने की वजह से नीचे की तरफ आ गई। अभी हीटर नीचे जैसे जैसे मूव करता जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में पहले ही यहाँ था, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, लास्ट में इम्प्योरिटी नीचे की तरफ सेटल डाउन और ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली। अब जैसे हीटर ने नीचे की तरफ मूव किया तो मेल्ट से वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो प्योर मेटल की रॉड बन गई। ऐसा प्रोसेस मैंने 4-5 बार किया, सारी इम्प्योरिटीज उतर उतर के नीचे की तरफ आ गई। बात समझ में आ रही सबको अच्छे से, कि मैंने क्या किया, हीटर मूव कर रहा था, सॉलिड फॉर्म में इम्प्योरिटीज सॉलिड फॉर्म में रखी तो नीचे की तरफ आती जा रही है, और ये वाली रॉड पहले लिक्विड थी, जैसे हीटर मूव किया ये प्योर मेटल की रॉड बनती जा रही है, प्योर मेटल की रॉड बनती जा रही है, और सारी इम्प्योरिटीज नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गई और प्योर मेटल की रॉड ऊपर रह गई। तो ये वाला प्रोसेस मैंने 3-4 बार जैसे भी रिपीट कराया, ये इस तरीके से काम करता है। बात समझ में आई कैसे? देखो बुक का, मैं बुक की हेडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको तुम्हें बुक में से लिखना है, डायग्राम कंपल्सरी बनाना है। दिस मेथड इज ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट देन इट इज सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। ठीक है, वो इम्प्योरिटीज नीचे की तरफ सॉल्युबल होती जा रही है, नीचे की तरफ मूव करती जा रही है। ठीक है, a circular mobile heater is a fixed rod in impure metals. The molten zone moves along with the heater. कि molten जो है यानी कि impurities की खासियत क्या होती है कि वो easily melt नहीं होती, तो impurity solid form में जैसे जैसे हीटर मूव किया नीचे की तरफ, तो ऊपर वाली रॉड प्योर हो गई, और प्योर होकर क्या हो गई, धीरे धीरे वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो लास्ट में ये लास्ट वाला जो हो गया, ये impurities हो गई और बची हुई रॉड जो हो गई प्योर हो गई। ये वाला प्रोसेस मैंने 3 से 4 बार किया तो एकदम प्योर मेटल की रॉड मिलती है। आगे बात समझ में, आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ रही होगी, इस तरीके से वाला प्रोसेस काम करता है। ओके बेटा, तो ये जोन रिफाइनिंग का डायग्राम है, इसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया व्हिच इज मूव फ्रॉम फॉर हीटर मूव्स फॉरवर्ड द प्योर मेटल क्रिस्टलाइजेस, कि जैसे जैसे हीटर मूव करता रहता है प्योर मेटल ऊपर की तरफ क्रिस्टलाइज होता रहता है और इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होने लग जाती है। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक बार टेक्स्ट बुक सबके पास है, मैं जब तक लैपटॉप चार्ज में लगा लेता हूँ तुम्हारे लिए। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत बार आया हुआ है, वैन आर्कल मेथड और ये जोन रिफाइनिंग वाला, इसको भी कर लेते हैं। आज का लेक्चर इजी रहेगा, बस एक टॉपिक बचा है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल वाला, तो मैं तुम लोगों को करवाता हूँ। ओके, ये जोन रिफाइनिंग वाला प्रोसेस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट तुम लोगों को आता है वेपर फेज रिफाइनिंग, इसे अब कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना वेपर फेज रिफाइनिंग पे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा वेपर फेज रिफाइनिंग। देखो वेपर फेज रिफाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये दो प्रिंसिपल जो स्टेटमेंट दे रखे हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, इन दिस मेथड इन द वोलेटाइल कंपाउंड्स इफ कलेक्टेड एल्सवेयर। देखो इन्होंने क्या बोला, द मेटल शुड अ वोलेटाइल कंपाउंड विद अवेलेबल रिएजेंट। क्या बोला कि जो मेटल है वो किसी रिएजेंट के साथ, जैसे निकल का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने एक समझ लो, एक कोई भी मेटल है ए या एम, एक मेटल है, वो क्या करता है किसी रिएजेंट के साथ, ए के साथ रिएक्ट करता है, और वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल मतलब जो वेपराइज हो सके, वोलेटाइल मतलब इसके साथ बनाने के बाद क्या होगा, देखो पहला स्टेटमेंट है मेटल शुड बी वोलेटाइल कंपाउंड विद एन अवेलेबल रिएजेंट, इसके साथ जो कंपाउंड बना वो क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, बन गया Na।
एमए के साथ मैंने क्या किया, मेटल शुड बी, पहली कंडीशन की जो मेटल जो होना चाहिए वो वोलेटाइल कंपाउंड। ये दोनों स्टेटमेंट पेपर पूछ रहे हैं कि वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए दो जो स्टेटमेंट्स हैं, जो दो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। पहला है द मेटल शुड फॉर्म वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब वेपर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना। इसने जो बना लिया ये कंपाउंड जो बना है वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब रिएक्ट करने के बाद ये वेपराइज हो सकता है, रिएक्ट करने के बाद ये वेपराइज हो सकता है। डी कंपाउंड विद एन अवेलेबल रिएजेंट, इस रिएजेंट ए के साथ या आर के साथ इन्होंने रिएक्ट किया मेटल ने, और इसने एक वोलेटाइल कंपाउंड बना लिया, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, तो वोलेटाइल कंपाउंड शुड इजीली डीकंपोज। अब ये जो एमआर बना है मेटल प्लस रिएजेंट, वो क्या होना चाहिए, इजीली डीकंपोज हो सकता है, मतलब और हीट देंगे इसे तो ये एम प्लस आर में सेपरेट हो जाए। वो प्रिंसिपल है वेपर फेज रिफाइनिंग की। क्या रिक्वायरमेंट्स है कि पहला कंडीशन जो मेटल जो होना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया वो वोलेटाइल होना चाहिए, तो ये एक वोलेटाइल के फॉर्म में आ गया एमआर, मेटल प्लस रिएजेंट वोलेटाइल के फॉर्म में आ गया। और अब इसको हीट दी तो डीकंपोज, डीकंपोज मतलब वापस अपनी इनिशियल फॉर्म में आ गया, तो मेटल सेपरेट हो गया, रिएजेंट सेपरेट हो गया। वेपर फेज रिफाइनिंग का बेसिक प्रिंसिपल है ये। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी, पहली लाइन लिखी हुई, इन दिस मेथड कन्वर्ट इनटू द वोलेटाइल कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड को वोलेटाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहां से प्योर मेटल गेन कर लेते हैं। अच्छा सर देखो ये मेटल जो था वो इम्प्योर था, इम्प्योर मतलब बहुत सारी इम्प्योरिटीज इसमें साथ में थी। अब इसने कंपोनेंट बनाया तो सिर्फ मेटल ही इसके साथ हिट करेगा, ठीक है, और सारी इम्प्योरिटीज इधर की इधर रह जाएगी, और ये वोलेटाइल फॉर्म में मैंने ऊपर की तरफ कलेक्ट कर लिया, वेपराइज हो गया, वेपर को मैंने कलेक्ट कर लिया, सेपरेट हो गया, और हीट दी तो मेटल और रिएजेंट क्या हो गए, सेपरेट। इस तरीके से काम करता है। अब इसमें जो सबसे पहला दे रखा है इन्होंने मॉन्ट कार्बोनिल प्रोसेस, स्टार बना लेना, इन दोनों में से एक ना एक कई बार आया हुआ है। मॉन्ट कार्बोनिल प्रोसेस सेम, अभी इन्होंने मॉन्ट कार्बोनिल इसमें निकल के लिए सेम फंडा, निकल प्लस सीओ, निकल कार्बोनेट बना लेता है, NiCO4 बना लिया निकल कार्बोनेट, ठीक है। और अब इसको और ज्यादा हीट दी सेकंड फेज में, इसमें टेम्परेचर था 350 के अराउंड, 350 केल्विन टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। और दूसरे में क्या किया, 470 के अराउंड, जैसे ही इन्होंने रिएक्शन दी तो निकल तो ऐसे ही सेपरेट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में सेपरेट हो गया। तो ये निकल मॉन्ट कार्बोनिल प्रोसेस। अब दोनों का प्रिंसिपल ऐसे है कि इन्होंने पहले एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाया, निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 4CO लिख लेना, ठीक है, 4CO ने क्या किया, एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाया, और इसने क्या किया, और ज्यादा हीट देने पे क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये इम्प्योर मेटल था, इसमें इम्प्योरिटीज थी, यहाँ पे इम्प्योर मेंशन कर लेना। मॉन्ट कार्बोनिल प्रोसेस निकल के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन है कि इसमें सिर्फ निकल का ही प्योरिफिकेशन किया जाता है। जब वेपर फेज रिफाइनिंग पूछेंगे तो उसमें दोनों आ जाएंगे, वैन आर्कल मेथड और ये मॉन्ट कार्बोनिल प्रोसेस, लेकिन मॉन्ट कार्बोनिल में सिर्फ निकल के, लेकिन निकल क्या करता है, पहले कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो वोलेटाइल होता है, और वोलेटाइल को डीकंपोज करने पर, ज्यादा टेम्परेचर पे हीट देने पर ये डीकंपोज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिलीज हो गई, और निकल तुम्हारा प्योर फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे प्योर नेचुरल। बस इतना सा, ये सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर के, ये ठीक है। सबसे ज्यादा चांसेस इसी में से आने के हैं। ये हो जाएगा तुम्हारे, मैंने हॉल बर्नौल्ड प्रोसेस अच्छे से बता दिया, उसको लिख के बेटा, लिख के प्रैक्टिस करो, जिसको डाउट हो पूछो। बार बार कह रहा हूँ, ये बच्चे जो डाउट नहीं पूछ रहे, मैं इसलिए वीक में एक दिन तुमसे इंटरेक्शन के लिए रख रहा हूँ। वेडनेसडे को सबको आना है, जो जो बच्चे आने वाले हैं डाउट के लिए, गर्ल्स सबको कोशिश करो, सबको कंपलसरी आना है। इसको दिक्कत हो तो पास में स्कूल के बाजू में आके मुझे कॉल कर लेना, कृष्णा स्कूल के बाजू में, विकास मदर्स के पीछे वाली गली में, मल्टीवर्स IIT के नाम से मिल जाएगा आपको सेंटर। ये वाली चीज समझ में आ गई। ये हो गया तुम्हारा मॉन्ट कार्बोनिल प्रोसेस। और नेक्स्ट आता है वैन आर्कल मेथड, ये नाम से ही आएगा, ये कई बार आए हुए हैं और इजी क्वेश्चन है। वैन आर्कल मेथड भी एक ही फंडे पे बेस्ड है, सेम एज इट इज, वही क्या कि पहले कॉम्प्लेक्स बना लो। इस बार क्या किया इन्होंने, इसका क्या जिरकोनियम करके, जिरकोनियम Zr प्लस 2I2 रिएक्शन कर रहा है, ZrI4 बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। ये वोलेटाइल है, इसको हीट भी 1800 के अराउंड टेम्परेचर रहता है, और ये शायद 600-700 रहता है। इसमें टेम्परेचर मेंशन नहीं करेगा, लेकिन 1800 दे रखा है। ये 800 केल्विन पे वापस हीट की, तो ये क्या हो गया, Zr और 2I2 सेपरेट। क्या क्या सेम एज इट इज, पूरा प्रोसेस वही है, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है, जिरकोनियम आयोडाइड, और इसको हीट दी, ये सेपरेट हो गया। इतना सा फंडा है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही सबको, कैसे काम कर रहा है पूरा प्रोसेस। आज कौन कौन एब्सेंट है,
साहिल आया है, आयुष एब्सेंट है, ओके ठीक है। विवेक कहाँ है? विवेक फिर एब्सेंट है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से वाला प्रोसेस काम करता है। आई होप समझ में आ गया। बहुत इजी प्रोसेस है और इजीली मैनेज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैन आर्कल मेथड और मॉन कार्बोनिल प्रेशर मेथड वेपर फेज रिफाइनिंग के ही पार्ट है, बुक में से ही लिखना है, कुछ भी बाहर से नहीं लिखना है। सिर्फ सिंपली देख के लिख सकते हो। कोई रिएक्शन कंपलसरी है, रिएक्शन के बिना एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। नोट कर रहा हूँ। आज का लास्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी मेथड। देखो क्रोमेटोग्राफी में प्रॉपर सर ये 11th में था, वही है ना? वही है, एग्जैक्टली वही है। देखो क्रोमेटोग्राफी मेथड में चांसेस कम है, लेकिन इसका फंडा बहुत ध्यान से समझना। इसमें क्या करते हैं, दो तीन तरह की। तो मेजर जो आती है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये तुम लोगों ने पढ़ा है, 11th में भी आता है, ये एग्जैक्टली वही है। और ये होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जनरली सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी में। और भी दो तीन होती है, अपन को मेजोरिटी में जो दे रखी है एक पेपर होती है। दोनों समझा देता हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का देखो क्या होता है, कोई भी इस तरीके से ट्यूब दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, हाँ, इस तरीके से मैंने एक ट्यूब बना ली। अब देखो इसमें कैसे काम करेगा बेटा। पहली चीज, इसमें मैंने कोई भी सॉल्वेंट डाल रखा है। सॉल्वेंट मतलब कोई भी एक्स इसके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे मैं बात करूं स्पंज, सपोज ये स्पंज का बना हुआ है, इसमें मैंने एक कंपोनेंट डाला Z, जिसके अंदर A प्लस B प्लस C तीन चीजें एक साथ अवेलेबल है। क्या क्या अवेलेबल है? A प्लस B प्लस C तीनों एक साथ अवेलेबल है। जैसे मैंने इसके अंदर डाला, अब इसमें क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी किस फंडे पे बेस है कि डेंसिटी के बेस पे, मतलब जो ज्यादा भारी है वो वक्त के साथ अपने आप नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, तीनों मैंने Z डाला इसके अंदर, अब्सॉर्ब हो गया पूरा का पूरा। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी, सपोज A की डेंसिटी ज्यादा थी, तो A यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया और C यहाँ पे आ गया। मैंने क्या किया, ये ट्यूब खोली और तीनों को एक एक करके अलग अलग निकाल लिया। डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, इसकी डेंसिटी कम थी, इसकी डेंसिटी और कम थी, तो सबसे ऊपर की तरफ गया। तो इसका जो मेजर फंडा है वो अब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे। स्टेटमेंट देखो बुक के अंदर, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट मिक्सचर डिफरेंटली अब्सॉर्ब ऑन द अब्सॉर्बेंट। कि अब्सॉर्बेंट के ऊपर डिफरेंट एब्जॉर्प्शन के बारे में AD पे बेस है, ये एब्जॉर्प्शन के फंडे पे बेस है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के AD, एब्जॉर्प्शन तुम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है। एब्जॉर्प्शन फंडे पे बेस है कि कोई भी कंपोनेंट मैंने X लिया, उस पर Z में तीनों चीज थे। अब डिफरेंट डेंसिटी के बेस पे पहले एब्जॉर्ब होते हैं और फिर डेंसिटी के बेसिस पे तीनों। देखो अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, द मिक्सचर इज पुट इन द लिक्विड गैसेस मीडियम एंड मूव टू द अब्सॉर्बेंट। उनको मीडियम में डाल दिया, फिक्स मीडियम में धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ सेपरेट होते जाएंगे। तो A अलग हो गया, B अलग हो गया, C अलग हो गया। एब्जॉर्प्शन के फंडे पे बेस है, तीनों को क्या कर लिया मैंने, सेपरेट कर लिया। डिफरेंट कंपोनेंट्स अब्सॉर्ब एट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉलम, कि अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अलग लेवल का हुआ, नीचे सेपरेट हो गए, यहाँ पे अलग हुआ, यहाँ पे अलग हुआ। बुक में इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, सिर्फ तुमको प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए, प्रिंसिपल है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में बता रहा हूँ, डायग्राम बुक में कॉलम का दे रखा है, पेपर का नहीं दे रखा। फिर भी मैं पेपर का बता देता हूँ तुम लोग, इसके चांस थोड़े कम आने के, लेकिन तुम एक्सप्लेनेशन 11 के बेस पे भी करोगे तो चलेगा। पहले प्रिंसिपल बताना है, देखो पहले प्रिंसिपल, उसके बाद कॉलम बता दो, उसके बाद पेपर बता दो। पेपर में देखो क्या होता है, याद बताता हूँ मैं तुम्हें कि एक फिक्स कंटेनर ले लेते, उसमें एक स्लिट लेते थे। स्लिट मतलब कोई भी एक स्लिट ले ली, सपोज पेपर की एक स्लिट ले ली और इस पर कोई भी एब्जॉर्ब हो गया, कोई लिक्विड क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, और इधर की तरफ एक लिक्विड क्या है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इल्यूट बोलते हैं इसे, ELUENT, इन्होंने इल्यूट बोला है साइंस की लैंग्वेज में। कि इन्होंने क्या बोला कि पेपर की स्लिट ली, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर स्लिट के अंदर रखा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इल्यूट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है,
तो ये बोलते हैं कि ये जो स्पॉट है वो भी शिफ्ट होता जाएगा, किस बेसिस पे कि जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहा वो इधर ही रह गया, जिसकी एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा रही, जैसे इधर ज्यादा रह गया था ना, तो वो इधर ही रह गया, और धीरे धीरे बचा और जिसकी डेंसिटी कम थी वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता अपनी शेड पे कभी डार्क स्किन मतलब ऐसे इंकी बॉटल ढूंढ जाती है, तो जैसे तुम उसको पानी में डालते हो ना, तो जिसका एब्जॉर्प्शन कम रहता है वो तो क्या होता है ऊपर की तरफ आ जाता है, और जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहता है वो उस कपड़े पे ही लगा रहता है। जैसे इसमें मैं पूरी इंकी बॉटल गिर गई, तो क्या हुआ, जैसे पानी के अंदर डाला तो एक इंक एक साथ ऊपर आती है झटके से, तुमने ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो ये जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा था वो नीचे रह जाता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो ऑब्वियसली बात है कि नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि वो हैवी है, और जिसका एब्जॉर्प्शन कम है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। किस तरीके से ये वाला फंडा काम करता है, आगे बात समझ में कैसे काम करता है। आज मैं देख रहा हूँ कौन कौन एब्सेंट है, लेकिन ये वाला फंडा इसी फंडे पे काम करता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल बुक में स्टेटमेंट दे रखे हैं, सिर्फ प्रिंसिपल दे रखा है और इनके एग्जांपल्स नाम दे रखे हैं सिर्फ, तो तुम्हें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और मैं तुम्हें कॉलम अगर आ जाए तो होमवर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, और पेपर आया तो पेपर, बट इसके चांसेस कम है, इसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल पूछेंगे, लेकिन मतलब क्रोमेटोग्राफी आने के चांसेस से कम मैं मानता हूँ। पेपर टफ आएगा जब क्रोमेटोग्राफी आएगा, क्योंकि बच्चे इसको एक्सपेक्ट भी नहीं करते। जोन रिफाइनिंग है, बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से कर लो। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आज यही खत्म होता है। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि सारे टॉपिक हो गए हैं। अच्छा भाई साहब, ये यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर तुम्हें बुक से लिखने हैं, मैं नोट पे दे सर रहा हूँ। एमसीक्यू आता है ना इसमें से? हाँ हाँ, अरे भाई एमसीक्यू। ये वो लाइनें जहाँ पे भारी एमसीक्यू बन सकता है, भारी 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो ग्रास का दे रखा है और बहुत सारी चीजें दे रखी है कि किस किस में इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ यूजेज है, सिंपली लर्न करने, और नोट्स पे पॉइंट बना के लर्न करना। एटलीस्ट 4 यूजेस पता होने चाहिए जो जो इसमें दे रखे हैं, और इसमें से अच्छा मैं तुम्हें पेपर दूंगा तो वहां पे से अच्छा क्वेश्चन बनेगा अभी। ठीक है, तो वेडनेसडे को सब गर्ल्स को आना है और सैटरडे को सब बॉयज को आना है, जो भी डाउट्स हो 11 से 12, और हो सकेगा तो मैं फिजिक्स वाले सर को भी मैनेज कर दूंगा, लेकिन प्रिपेयर करके आओ थोड़ा सा बेटा, है ना। कोई भी डाउट हो बेटा पूछो, आओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा मुझे। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। बाय, गुड बाय, टेक केयर, और नोट्स में अभी भेज देता हूँ, उसमें से लिख लेना। हाय सर।